छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया आज तो हमारा जन्मदिन है, हमारे जन्मदिन पे आप क्या गिफ्ट देने वाले हो। तभी बड़े भैया ने कहा कि तू परेशान क्यों होता है, मैं कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ जो भी मुझे मिलेगा वो लाकर सब कुछ तुझे दे दूँगा और उसके बाद तू जितनी चाहे उतनी मस्ती करना, अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना। सब कुछ यही सोचकर कथा कराने के लिए गया था। जब वापस लौट कर आया तो भैया मर चुका था। भैया ही नहीं, माँ, पापा और दो बहनें ये सब मर चुके थे। एक छोटा भाई है जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जब ये बात उस गांव से निकलकर ज़िले तक और ज़िले से फिर पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में फैल जाती है तो लोग इस घटना को लेकर बड़े हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर कि महज 9 बीघा ज़मीन के लिए एक दो नहीं 6 लोगों का बहुत बुरी तरह से कत्ल हो जाता है। आज कहानी उसी कत्ले आम की है जिसको सुनने के बाद न केवल पूरा प्रदेश बल्कि जहाँ जहाँ तक ये बात जाती है वो लोग सब हिल जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया। दरअसल उसी का एक तहसील है रुद्रपुर और रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गाँव लगता है फतेहपुर। बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर 2023 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास। एक व्यक्ति जो पड़ोसी जो इसी का माजा लगता है अभयपुर टोला, वहाँ का रहने वाला प्रेमचंद यादव को एक सूचना मिलती है कि तुम्हारे खेत में एक सागौन का जो पेड़ है वो गिर गया है। जैसी सूचना मिलती है वो 2 अक्टूबर की सुबह 6 बजे के आसपास अपने खेत पर उस सागौन के पेड़ को देखने के लिए गया था और अपनी बाइक को एक घर के ठीक सामने लगाकर चला जाता है। जैसे वो बाइक लगा रहा था उस घर का मालिक देख रहा है। देखकर वो बाहर आता है और आकर कहता है कि इस बाइक को मेरे घर के सामने मत लगाओ, यहाँ से इसको लेकर चले जाओ। जैसे ही ये बात कही जाती है प्रेमचंद यादव को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि सड़क पर लगाई है, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। बस यहीं से थोड़ी कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी के बाद सत्य प्रकाश दुबे जिसके घर के ठीक सामने ये बाइक लगी हुई थी उसको भी गुस्सा आने लगता है, वो भी कुछ कहने लगता है। तभी प्रेमचंद यादव ने गुस्से में उसको एक ज़ोर का तमाचा खींच के मारा और जैसे थप्पड़ मारा, थप्पड़ के बाद एक उसको पीटना शुरू कर देता है। यही बात उसकी इनकी सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी थी किरण, वो भी मौके पर देख रही थी और किरण को गुस्सा आ जाता है। किरण चीखते हुए चिल्लाते हुए घर में जाती है। घर से अंदर से दौड़ते हुए वो और उसकी बेटी एक दराती लेके आती है जिसे हंसिया कह के भी बुलाते हैं। वो लेके आती है और उससे कहती है कि पीछे हट जाओ नहीं तो मार डालेंगे। जब बात पीछे हटने की आती है तो पीछे नहीं हटता प्रेमचंद, बल्कि उसकी बेटी के साथ और उसकी पत्नी के साथ भी वो अभद्रता करने लगता है। और इसी बात को देखते हुए उस महिला को और उसकी बेटी को इतना गुस्सा आता है कि वो उस हंसिया से उस व्यक्ति को एक के बाद एक लगातार वार कर रहे थे और तब तक कर रहे थे जब तक क्या उसकी मौत नहीं हो जाती। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचने की लगातार अपीलें कर रहा था और उसकी चीख पुकार सुनने के बाद पास में ही 2 व्यक्ति थे वो दौड़ कर आते हैं और जैसे ही दौड़ कर आते हैं तो उस महिला यानी कि किरण ने अपने पति की बेइज्जती का बदला लेने के उनसे कहा कि यदि तुम भी आगे आए तो तुम्हें भी इसी दरांती से काट डालूंगी। उसका रुद्र रूप देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर बाद प्रेमचंद की मौत हो जाती है क्योंकि तड़प तड़प कर वो अपना दम तोड़ देता है। ये बात अब यहाँ तक सीमित नहीं थी बल्कि जो पास का ही गाँव था अभयपुर टोला, ये एक माजरा है और ये जो घटना हुई थी वो लहड़ा टोला के अंदर घटना हुई थी। सत्य प्रकाश का घर लहड़ा टोला में होता है और प्रेमचंद जो मर चुका है उसका घर होता है अभयपुर टोला में। बात अभयपुर टोला तक पहुंचती है। वहां से करीब 20 से 25 लोग इस घटना को सुनने के बाद आ जाते हैं। किसी के हाथ में लाठी था, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में धारदार हथियार थे तो किसी के हाथ में बंदूकें थीं। वो लोग अपने घरों से लगातार दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एक के बाद एक लगातार फायरिंग भी हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि अब आगे होने वाला क्या था। दरअसल जैसे ही ये लहड़ा टोला गांव में सत्य प्रकाश के घर पहुंचते हैं, सत्य प्रकाश के घर वालों ने ये वहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वो, उनकी पत्नी, 2 बेटियां, एक बेटा, वो अपने घर पे ही मौजूद होते हैं। साथ ही एक और बेटा होता है, 2 बेटे 2 बेटियां, पति पत्नी ये मौजूद होते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करते, घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जो 20-25 लोग उस प्रेमचंद यादव के परिवार के लोग आते हैं। प्रेमचंद यादव जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, प्रेमचंद यादव जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका था, उसका उस इलाके में बड़ा अच्छा खासा रसूख था। उसकी मौत की, उसकी हत्या की खबर सुनने के बाद जब लोग आ रहे थे, घर का दरवाज़ा खोला जाता है और दरवाज़ा खोलने के बाद सत्य प्रकाश, उसकी पत्नी किरण, उसका बड़ी बेटी सलोनी, नंदिनी और उसका बेटा गांधी, साथ ही अनमोल जो सामने मिल रहा था उसको लाठी डंडे से पीट रहे थे। उनकी चीख निकल रही थी
वो बचने की लगातार अपीलें कर रहे थे। वो गांव में चीख चीख के मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 से 25 लोगों ने करीब 25 मिनट तक अपनी लाठी डंडों से, धारदार हथियार से लगातार वार कर रहे थे। और जब वो मरणासन हालत में हो जाते हैं, जब वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, खून से बुरी तरह से लथपथ थे, तभी गोलियों की चलने की आवाज़ें आती हैं। लगातार गोली चल रही थी और गोली चलने के बाद अब ये ज़्यादातर लोग मर चुके थे। वो लोग अपने जो प्रेमचंद यादव है उसकी लाश को लेकर यहाँ से बड़े आराम से, इत्मीनान से चले जाते हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, तुमने हमारा 1 मारा है और हमने तुम्हारे 6 मार दिए हैं। जब 6 मरने की बात आती है, ये गांव में खबर आग की तरह फैल जाती है, लेकिन डर की वजह से कोई अपने घरों के दरवाजे नहीं खोलता। जो छत पर था वहीं से देखने की कोशिश कर रहा था, जैसे जैसे किसी को दिखाई दे रहा था, कहीं सींचे में से झांक रहा है कि कुछ कर रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो उन लोगों को रोक सके, उन लोगों को टोक सके कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, क्या बात है। सब के सब गांव में सन्नाटा फैल जाता है। तभी पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पहुंचता है कि ये जो रुद्रपुर तहसील क्षेत्र का एक गांव लगता है लहड़ा टोला, यहाँ पर 5 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। यहाँ पर एक जिला पंचायत सदस्य है, उसकी भी हत्या हो चुकी है। यानी कि अभी तक 6 लोग मारे जा चुके हैं। जैसे सूचना मिलती है, डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, तमाम लोग अधिकारी आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ये सूचना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आला अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल पर जाइए, उसका दौरा कीजिए, देखिए हुआ क्या है और जो दोषी हों उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। हेलीकॉप्टर से अधिकारी चलते हैं, कुछ अधिकारी पहले से वहाँ मौजूद थे। 2 घंटे लग जाते हैं ये पता करने के लिए आखिरकार कौन मरा है, कौन जिंदा है। इस घर में 5 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश थी सत्यप्रकाश दुबे की, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। एक लाश थी सलोनी की, जिसकी उम्र 18 साल थी। सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी किरण यादव, जिसकी उम्र 48 साल के आसपास होती है। छोटी बेटी नंदनी होती है, जिसकी उम्र 8 साल के आसपास होती है। और बेटा गांधी, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है। एक बेटा अनमोल था। जैसे ही वे सबकी नब्ज़ टटोल रहे थे तो अनमोल की नब्ज़ें काम कर रही थी। वो जिंदा था और जीने के लिए कोशिश कर रहा था, सांसें ले रहा था। पुलिस वालों ने, डीएम साहब ने तुरंत ही उस बच्चे को उठाकर सीधा देवरिया के हॉस्पिटल पहुंचाया। उसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी। उसे यहाँ से बीआरडी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पहुंचाया, वहाँ उसको उपचार के लिए भर्ती कराया। उस बच्चे की हालत में थोड़ा सुधार था। मुख्यमंत्री गांव आने की बजाय सीधा उसी बच्चे के पास पहुंच जाते हैं जो बच्चा बीआरडी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, ये जानने के लिए कि क्या मामला है। यहाँ अधिकारी अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे थे। पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, पीएससी तैनात कर दी जाती है। घर का एक बालक जिसका नाम देवेश होता है, जो कि बलिया में कथा सुनाने के लिए गया था। रात हो जाती है, उसे यही नहीं पता था कि उसके घर पर इतना बड़ा तांडव मच चुका है। उसके घर के हर एक सदस्य को मार दिया गया है, उसको कुछ नहीं पता था। जैसे ही उसे पता चलता है वो घर आता है, घर आकर देखा तब पूरे घर को, पूरे गांव को पुलिस फोर्स ने घेर रखा है। किसी को नहीं मालूम था कि ये मरने वाले सत्यप्रकाश दुबे का बेटा है। रोता हुआ आता है, अपने घर की दहलीज पर पहुंचता है तो पता चलता है कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया है। तभी रोते रोते अपनी कहानी बयां करता है कि आज उसके भैया यानी कि गांधी का जन्मदिन था। गांधी, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है। सुबह सुबह उसने उठाया था कि भैया जल्दी से उठो, आज हमारा जन्मदिन है, हमें जन्मदिन पर क्या तोहफा देने वाले हो। तभी उसका भाई देवेश कहता है कि मैं बलिया में कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से आज जो भी कुछ मिलेगा वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूँगा और उसके बाद तुम अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से अच्छे से मनाना। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके परिवार के सभी लोग मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब उसी के हाथ में जिम्मेदारी थी। ये जो जितनी भी लाशें थीं पोस्टमार्टम के लिए गई थी। पोस्टमार्टम के बाद जब घर पे पहुंचती हैं तब उनकी पांचों की पांचों लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार देवेश करता है। एक बेटी और बच जाती है क्योंकि वो शादी हो चुकी थी, शादीशुदा थी, जिसका नाम शोभिता होता है। शोभिता आकर पूरी कहानी बयां करती है जो उसने पिछले दिनों से सुना था कि आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2008 से। इस घर में जो घर के मुखिया होते हैं, मुखिया का नाम जनार्दन होता है। जनार्दन को 3 बच्चे होते हैं। एक का नाम ओम प्रकाश, दूसरे बेटे का नाम सत्य प्रकाश दुबे होता है और तीसरे बेटे का नाम होता है ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु। लेकिन साल 2008 और 9 में ओम प्रकाश जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो इस जो घर के मुखिया होते हैं उसके नाम 18 बीघा ज़मीन होती है और अब 18 बीघा ज़मीन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक बेटा सत्य प्रकाश दुबे और दूसरे बेटा ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु।
लेकिन गांव में दो तरह की बातें चल रही थी। दो तरह की बातें ये थी कि ये जो साधु होता है ज्ञान प्रकाश उर्फ दुबे, वो गुजरात में रहकर नौकरी कर रहा था। इन दोनों भाइयों में विवाद रहने लगता है, साधु में साथ ही सत्य प्रकाश दुबे में। तो इसलिए साधु ने अपने ही भाई को सबक सिखाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए अपनी ज़मीनों को, गांव का एक दबंग व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रेमचंद यादव होता है, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी होता है, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था, उससे साठ गांठ करके, क्योंकि ये बताया जाता है कि प्रेमचंद यादव ने ही इन दोनों भाइयों में फूट डाली और उसकी 9 बीघा ज़मीन को अपने नाम करा लिया था साल 2014 में। एक कहानी तो ये बताई जाती है, दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु की नाम जो 9 बीघा ज़मीन थी, उस 9 बीघा ज़मीन पर उसने गांव के किसी व्यक्ति से 2.5 लाख रुपया कर्जा ले लिया था। लेकिन वो 2.5 लाख रुपये कर्जा उतार पाने में अक्षम होता है, उतार नहीं पाता और उसकी ज़मीन गिरवी रखी रहती है। प्रेमचंद यादव को जब ये बात पता चलती है तो वो उसका 2.5 लाख रुपये कर्जा उतार देता है, लेकिन धोखेधड़ी से उस ज़मीन पर अपना कब्जा कर लेता है, उसे अपने नाम करा लेता है साल 2014 में। और इसी बात को देखते हुए प्रेमचंद यादव साथ ही सत्य प्रकाश दुबे में इसी बात को लेकर विवाद होता था। सत्य प्रकाश दुबे लगातार प्रशासन से मांग करता था कि ये दबंग व्यक्ति है, ज़मीनों पर कब्जा करता है, वो चाहे ग्राम पंचायत की हो चाहे कैसे भी हो, और ये नीचे दिखाने की कोशिश करता है, उसकी जान को भी खतरा है। सत्य प्रकाश दुबे लगातार प्रशासन से मांग कर रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया और जो नहीं होना चाहिए था 2 अक्टूबर 2023 की सुबह 6 बजे वो हो जाता है, जब प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के घर के ठीक सामने बाइक खड़ी करके दबंगे दिखाने की कोशिश कर रहा था। और ये बात सत्य प्रकाश दुबे को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसका जब विरोध करता है तो उसको बदले में एक चांटा मिलता है और इस चांटे के बदले में न केवल प्रेमचंद की हत्या होती है बल्कि उसके बदले में 5 लोगों की हत्या हो जाती है। छठा जो बच्चा होता है वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, किस कारण ये मामला हुआ है किस कारण मामला नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन की अभी जांच अंतिम छोर तक पहुंचेगी, लेकिन इससे पहले भी कई तरह के नरसंहार हुए हैं और पुलिस प्रशासन की जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो पता चलता है कि जिन्होंने कत्ल किया है वो मौके पर नहीं थे। कई बार कोर्ट उन लोगों को बाइज्जत बरी कर देता है। क्या इस मामले में भी वैसा ही होगा जैसे पहले और नरसंहारों में हुआ है, या इस मामले में दोषियों को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इस घटना ने न केवल देवरिया बल्कि पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है कि 9 बीघा ज़मीन के लिए 6 लोगों का कत्ल हो चुका है, उनकी हत्या हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आपको ये भी बताना है कि लालच बहुत बुरी बला होती है।